मित्रों नमस्कार। मैं शांतनु यश आप लोगों के सामने आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ जो कि हमारे समाज में हसल कल्चर है। बहुत फेमस मुद्दा है ना। तो इन मुद्दों पे बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्लेटफॉर्म से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ वो है स्टडी क्यूब। तो वहाँ के प्लेटफॉर्म से मैं शांतनु यश इस हसल कल्चर के विषय में बात करने चल रहा हूँ जो आज के जीवन स्तर को बहुत व्यस्त कर दिया है। ये कल्चर जो आधुनिक जीवन में उभर कर सामने आ रहा है, ये कई समय से बीते हुए काल से और बहुत लंबी प्रक्रियाओं का परिणाम है। एक दिन में तो कोई कल्चर तो चेंज होता नहीं है और उस कल्चर के चेंज होने में बहुत सारी चीजों का रोल होता है और किसी एक के माध्यम से किसी कल्चर में परिवर्तन करना ये संभव नहीं है। ये इन बातों को आप मेरे से ज्यादा बेहतर अच्छे से जानते होंगे, तो वो बताने का तो मुद्दा नहीं है। लेकिन जो ये हसल कल्चर है वास्तव में, इस पर अगर हम बात करें तो क्या है हसल कल्चर? वह सांस्कृतिक प्रवृत्ति है जिसमें निरंतर काम करते हैं लोग। एक जो सामान्य भाषा देखा जाए, निरंतर काम करते हैं। तो निरंतर काम करते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं, बहुत ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करते हैं और इस उत्पादन की प्रक्रियाओं में वो फंस के ऐसे हो जाते हैं कि जैसे 24/7 आवर्स वो अपनी प्रोडक्टिविटी माइंडसेट से जुड़े रहते हैं और सो रहे हैं तब बस उनके दिमाग में यह है कि उत्पादकता, जाग रहे हैं तब उत्पादकता। वो वास्तव में वही चीज सोच रहे हैं। तो हम अंतोगत्वा आके हमें जो इसके विषय में जो मूलभूत परिभाषा मिलती है कि वह सांस्कृतिक प्रवृत्ति है जहां निरंतर काम, अधिक उत्पादकता और हमेशा व्यस्त रहने को प्रक्रिया को हम हसल कल्चर मान सकते हैं। इनके माध्यम से ही हम आगे के मुद्दों पर देखते हैं कि हसल कल्चर की रूट क्या है। इन सब चीजों पे बात करने के लिए हम आगे देखते हैं हसल कल्चर है क्या। हसल कल्चर refers to modern work refers to modern work ideology that glorifies constant hard work, long working hours, continuous productivity at the cost of rest, well-being and work-life balance, promotes the belief that success achievement only through relentless effort and always working lifestyle। भाई कि वो इंसान, वो प्राणी, वो व्यक्ति हमेशा बस उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है। वो अपनी स्वयं के विषय में सोच नहीं पाता कि मुझे सामाजिक जरूरतें भी तो होती हैं एक इंसान की। एक इंसान बिना समाज का इंसान इंसान नहीं बन सकता। उसकी खुद की भी तो जरूरतें हैं। क्या अधिक उत्पादकता
ही उसके जीवन की सफलता है? ये भी तो प्रश्न चिन्ह है। क्या समाज से कट जाना क्या उसके जीवन की उत्पादकता है? ये भी तो प्रश्न है। क्या अकेलापन हो के कमरे में काम करना, ये भी तो एक प्रश्न है। तो हम आगे की मुद्दों पर चलते हैं कि हसल कल्चर के मूल कारण क्या है। अगर मूल कारण हम देखें इसके, तो सीमित अवसर और अधिक प्रतिस्पर्धा इसके जड़ में शामिल है। एक काम को पाने के लिए 10 लोग लगे हैं। जब एक ही काम को पाने के लिए 10 लोग लगेंगे तो काम किसको मिलेगा? एक को मिलेगा। तो 9 लोग तो नहीं पाएंगे ना। तो क्या 9 लोग खुश रहेंगे? क्या उन 9 लोगों को यह मान लेना चाहिए कि हम जिंदगी में असफल हो गए? क्या वो 9 लोग ये सोच लें कि मैं जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता? मुद्दा भी ये भी है। लेकिन आगे की मुद्दे पे देखते हैं कि ये डिजिटल इकोनॉमी है, और डिजिटल इकोनॉमी, वर्क फ्रॉम होम, गिग इकोनॉमी से काम का समय और स्थान का धुंधलापन, ये भी एक मूल कारण है कि घर पे लोग बैठ के काम कर रहे हैं। 16-16 घंटे लोग बैठ के काम कर रहे हैं। यहां पर दूसरों की सफलता को देखकर हम निरंतर भाग रहे हैं कि उसके पैकेज 1.50 के है, हमारी अभी 1 लाख है। हमको कैसे अपने पैकेज को बढ़ाना है? हम 12 घंटे से 14 घंटा काम करेंगे, हम अब सोएंगे भी नहीं ना। इस पर सोचना थोड़ा सा। अब सोशल मीडिया भी दूसरों की सफलता देखकर निरंतर भाग दौड़, ये सोशल मीडिया भी तो हमें बढ़ा रही ना कि भला आदमी, इस जगह का आदमी इतना मेहनत किया, ये पा गया। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी तो आता है ना, इसने इतना मेहनत किया, इसने सब कुछ छोड़ दिया, देखो आज यहां पे। लेकिन उसके पीछे के जो मुख्य उसके बिंदु हैं, उस पर अगर ध्यान दोगे तो उसकी एकमात्र सफलता से उसकी जिंदगी की सफलता का निर्णय कर पाना क्या संभव है? यह भी एक क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह लगता है इन सब चीजों पे। वहीं पर कैपिटलिस्ट प्रेशर, पूंजीवादी दबाव, ये उत्पादकता को आर्थिक मूल्य से जोड़ता है, और जहां पर उत्पादकता को अधिक मूल्य से जोड़ा गया, वहीं हम देखते हैं कि मुद्दा स्वयं पर आके गिरता है। अर्थात इमोशन जो एक दूसरे के बीच का जुड़ाव होता है, थोड़ा सा अलग होता दिखता है। वहीं हम एक दूसरे का जो भाईचारा बंधुत्व होता है, वो टूटता हुआ दिखता है। वहीं हम एक दूसरे का जो प्रेम है ना, वो दूर जाता दिखता है। जो बंधुत्व है वो थोड़ा सा कमजोर होता दिखता है। क्या इस समाज के लिए असल कल्चर जरूरी है जो ऐसे संबंधों को तोड़ दे, जो हमारे भाईचारे के संबंधों में कमजोरी लाए, जो एक दूसरे के प्रेम में डाउट लाए, जो एक दूसरे को चाहते थे, या एक दूसरे से जो बिना बात किए नहीं रह पाते थे, या एक दूसरे से बात करने के लिए जो अपना एक विशेष रूप से समय निकालते थे, क्या
उस दौर में, हसल कल्चर के दौर में हो पाएगा? क्या यह संभव है? इस पे सोचिएगा। वहीं पर एक पक्ष अगर रूट कॉज में उसको देखते हैं, तो दूसरा पक्ष हमें यह भी देखना चाहिए कि कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं जो हमें ये भी दिखाते हैं कि हसल कल्चर कहाँ तक सही है। कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि हसल कल्चर कहाँ तक सही है। तो हम अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें हसल कल्चर में, इंट्रोडक्शन तो हम देख चुके, रूट ऑफ कॉज भी हम समझ चुके। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने पर जो हमें सकारात्मक पक्ष मिलता है, लोगों में कड़ी मेहनत, अनुशासन, लक्ष्य उन्मुखता, दबाव, दबाव क्या कह सकते हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ना एक सकारात्मक पक्ष भी है। नकारात्मक पक्ष में हम उस पर बात करेंगे। स्टार्टअप जैसे प्रक्रियाएं, नवाचार और युवाओं में सेल्फ मेड सक्सेस की प्रेरणा, ये कहीं ना कहीं एक दौर, ऐसा दौर है, बता रहा है कि जिसमें सभी लोग दौड़ रहे हैं कि हम सक्सेस होना चाहते हैं, हम सक्सेस होना चाहते हैं और हम सक्सेस होना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सक्सेस होने की जो दौड़ है, क्या स्वयं के विषय में सोचने पर मजबूर करती है कभी? हम तो अपने आप को खोते चले जा रहे हैं ना, हम अपना अस्तित्व ही भूल गए हैं कि हम क्या हैं। भूल गए हैं अभी नहीं, मतलब थोड़ा सा उस की ओर जा रहे हैं और भूल जाएंगे जिस तरह है। क्या ये सही है? ये भी एक सोचने का मुद्दा है। वो गांव की वादियां, वो बचपना, वो अपनत्व, वो रिश्ते, वो अपने भाई, वो अपनी बहनें, वो जो समाज के एक दूसरे के बांधने वाले संवेदनाएं, वो ऐसे क्यों कमजोर होती जा रही हैं? आपने कभी सोचा? सोचना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम नकारात्मक पक्ष को थोड़ा सा सोचते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में कुछ हमें ऐसी चीजें मिलती हैं कि जो हमें ये बताती हैं कि ये दौर जो है वर्क लाइफ बैलेंस का चल रहा है, और वर्क लाइफ बैलेंस के दौर में बैलेंस, या तो वर्क कंप्लीट होगा या तो वर्क के साथ बैलेंस टूटेगा, ये तय। तो वर्क लाइफ बैलेंस जिस दिन टूटता है, उस दिन व्यक्ति के मन में एक विकार उत्पन्न होता है। अब वो व्यक्ति कहां पर जाके खड़ा होता है? एक उस अंतिम छोर पे जाके खड़ा होता है और सोचता है कि हमें दूसरा रास्ता चुनना उचित है, या सोचता है क्या इस दौर में हम चले। वहीं पर हम देखते हैं कि इस कल्चर से ढेर सारे एंजाइटी 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 झेलना पड़ता है। डिप्रेशन, इंसोमिया, डिप्रेशन, इंसोमिया,
का सामना करना पड़ता है। और जो परिणाम क्या देता है, टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी। परिणाम क्या देता है, टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी। क्या ये टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी कहां तक ले जाएंगे? क्या का प्रश्न सुना आपने? ये क्या टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी हमें कहां तक ले जाएंगे, इस पर भी सोचना है। क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस समाज में आ रहे हैं इस दौर में, अगर आप दिमाग मतलब अपने आप को खोल के बैठो, दिमाग को खोल के बैठो, तो सोचो कि ये कौन सा दौर है जहां परिवर्तन का दौर इतना तेज चल रहा है ना। ये कौन सा दौर है जहां परिवर्तन का दौर इतना तेज चल रहा है, इतनी ज्यादा परिवर्तन। व्यक्ति के जीवन, रिश्ते, सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव देखिए, आपको बहुत ज्यादा टूटा टूटा सा दिखेगा, क्योंकि उसका वहां का संबंध बहुत कम होता जा रहा है। जो ये व्यक्ति था, जो ये पर्सन था, इन पर्सन का, इस व्यक्ति का संबंध अब इस समाज से कटता हुआ दिख रहा है। ये एनोमिक हो रहा है। ये जो दौर है गिग वर्कर्स का, वो असुरक्षा भरा है, शोषणकारी है। परिणाम उन्मुखता के चलते नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। क्या ये सही है? ये मुद्दा सोचना पड़ेगा। अगर वहीं पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे हम देखें, वहीं पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे हम देखें, तो हमें क्या मिलता है? भारत में जो युवा आईआईटी जेई, नीट, यूपीएससी, स्टार्टअप, ये हासिल के हिस्सा के दौड़ हैं, हासिल के हिस्सा के दौड़ हैं। ये सब देखो, एक अपनी पर्सनल जीवन के को देख लो और इनके प्रोफेशनल जीवन में देख लो, तो जो संतुलन होना चाहिए वो संतुलन नहीं है। और ये संतुलन न होने की वजह से इनके संबंध भी बहुत कम अच्छे हैं। आईटी सेक्टर में आप देख लो, 12 से 16 घंटे लोग काम कर रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, उनको बाहर की दुनिया देखनी ही नहीं है। कमरे के अंदर हैं, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। वहीं पे दूसरा पक्ष देखो कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की लक्ष्य में भी प्रदर्शन करना है, उसका भी दबाव है। 2023-24 के सर्वे में 70% युवाओं में वर्क स्ट्रेस भी देखा गया है। और जो ये वर्क स्ट्रेस है युवाओं में, कहीं ना कहीं इसका परिणाम देखने को मिलता है, शारीरिक रूप में हो, या रिश्तों के रूप में हो, या सामाजिक रूप में हो, वो दिखता है कहीं। वहीं पे अगर हम समाजशास्त्रीय विश्लेषण की ओर सोचें, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करें, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करें, तो हमें क्या मिलते हैं कि अगर हम मैक्स वेबर की ओर देखें,
तो मैक्स वेबर कहते हैं हमारे प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स, कड़ी मेहनत, नैतिकता, यही तर्क है हसल कल्चर में। तो हम देखते हैं मैक्स वेबर को, ये कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स की बात करते हैं। जो प्रोटेस्टेंट्स वर्क एथिक्स की बात है इनकी, वो हसल कल्चर को दिखाती। भाई मार्क्स को देख लें, तो मार्क्स के बात देखते हैं तो मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद में व्यक्ति अर्थात मजदूर का बनकर रह जाता है। पूंजीवाद में जो व्यक्ति है वो मजदूर बनकर रह जाता है, एलिनेशन की कंडीशन आ जाती है, जो भी कि हसल कल्चर को दिखाता है मार्क्स। व्यक्ति मजदूर बनकर रह जाता है, जो कि हसल कल्चर को दिखाता है। वहीं पर हम देखें डर्खाइम को, तो डर्खाइम कहते हैं कि सामाजिक संबंध टूटते हैं और अराजकता, एनोमिक कंडीशन आ जाता है। डर्खाइम कहते हैं जो सामाजिक संबंध है वो टूटता है और टेपिज्म आ जाता है। टेपिज्म अर्थात हम इसके विषय में कह सकते हैं कि एनोमिक कंडीशन। गॉफमैन को देख लें, तो गॉफमैन कहते हैं कि सोशल मीडिया एक स्टेज है, बन गया है, जहां लोग अपनी हसल का प्रदर्शन करते हैं। तो गॉफमैन भी यहां पे आ जाते हैं। सोशल मीडिया एक स्टेज है जहां लोग अपनी हसल का प्रदर्शन करते हैं। तो स्टेज है, आप अपनी हसल का प्रदर्शन करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा रूटीन, मेरा रूटीन क्या है ना। वहीं पर अगर इन मुद्दों को देखें तो इथिक्स का भी मुद्दा सामने होके आता है। इथिकल भी तो इशू होते हैं, इथिकल भी तो इशू होते हैं। अगर इथिकल इशू पे सोचा जाए, चीजों को समझा जाए, तो इथिकल जो इशू होते हैं वो हसल इशू पे अगर सोचें तो नैतिक दुविधाएं तो लाएंगे ना, नैतिक दुविधाएं तो लाएंगे। क्योंकि हसल कल्चर व्यक्ति में मीन्स की जगह एंड्स पर ज्यादा जोर देता है। मीन्स की जगह एंड्स पर ज्यादा जोर देता है। ये दौर जो है एंड्स की ओर ज्यादा जा रहा है। ये माने नहीं रखता आप आ कैसे रहे हैं, ईमानदारी वाला रास्ता पकड़े हैं या आप जो आ रहे हैं वो संवैधानिक है कि नहीं है, या जो आप काम कर रहे हैं वो सामाजिक रूप से सही है कि नहीं है, या जो नैतिक रूप से होना चाहिए क्या वो है कि नहीं। ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि आप जो अचीव किए हैं, जो आपका लक्ष्य है, वो पाए हैं कि नहीं। अगर पाए हैं तो सही। तो वहां नैतिक दुविधा तो आएगी ना, तो सामान्य सी बात है। और जहां नैतिकता नहीं है तो इस बात को कैसे प्रमाणित किया जा सकता है या इस बात की कैसे उत्तरदायित्व तो लिया जा सकता है कि वो इंसान ईमानदार होगा, वो इंसान समाज के लिए अच्छा काम करेगा, वो इंसान समाज को बढ़ाएगा, वो इंसान इस समाज से जुड़ा हुआ है।
इन सब चीजों का तो बात नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो तो अब स्वयं की उत्पादकता के विषय में सोचेगा। ये भी एक प्रश्न है। नैतिक दुविधाओं में हम देखते हैं कि सेल्फ केयर वर्सेस ड्यूटी। नैतिक दुविधाओं में हम देखते हैं कि सेल्फ केयर वर्सेस ड्यूटी की बात करते हैं। तो ये जो है, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि जो डायलेमा है, एथिकल डायलेमा है, सेल्फ केयर वर्सेस ड्यूटी। अब इंसान सेल्फ की केयर करे कि ड्यूटी पे ध्यान दे, ये भी एक मुद्दा है। वहीं पे सेकंड हम देखते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन वर्सेस प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लॉइटेशन वर्सेस प्रोडक्टिविटी। शोषण होने दें, उत्पादकता की ओर ध्यान दें। देन आगे अगर हम सोचते हैं तो इंटीग्रिटी वर्सेस परफॉर्मेंस प्रेशर। इंटीग्रिटी वर्सेस परफॉर्मेंस प्रेशर। ये भी इशू है ना। और ये इंटीग्रिटी जो वर्सेस परफॉर्मेंस का प्रेशर है, वो अपने खुद को परिभाषित भी करता है और खुद की उत्तरदायित्व भी तय करता है। और खुद को परिभाषित करने में व्यक्ति खुद के उत्तरदायित्व को भूले कि खुद को परिभाषित करे, ये दोनों जिम्मेदारी एक साथ ले चलने में दुविधा है। और इन दुविधाओं में अब किस चीज का चयन करे, वो उसके नैतिक मूल्यों के अध्ययन में के साथ साथ उसके शैक्षणिक योग्यता को भी दर्शाता है कि अब किन मुद्दों को सोचे और किन मुद्दों का चुनाव करे कि जिससे कि वो आगे सही हो, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से। ये मुद्दा है। वहीं पे हम देखते हैं आगे की ओर कि अगर रिलेवेंस फॉर यूपीएससी मेंस की ओर अगर हम देखें कि मेंस के पर्सपेक्टिव पे इस सब चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं हसल कल्चर ने मेहनत की नैतिकता को बढ़ा दिया है, परंतु संतुलन की कमी से मानसिक सामाजिक संकट पैदा कर रहा है। तो मुद्दा अब ये उठता है कि बैलेंस कैसे। वही जो हमने कहा, हम अब खुद को देखें कि अपनी ड्यूटी को देखें, है ना। और ये किस पे करता है कि आप कौन सी चीजों को वैल्यू ओरिएंटेशन देते हैं। अब वैल्यू ओरिएंटेशन आपके रेशनल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज को भी ध्यान में रखता है, इन मुद्दों को ध्यान में रखता है कि कहां तक ऐसा होगा और कहां तक ये निर्णय सफल रहेगा हमारे समाज के लिए, खुद के लिए, संविधान के लिए और इससे जुड़े सभी लाभान्वित लोगों के लिए। क्या सही है?
आपके एक निर्णय से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीजों को ध्यान में रख के जब आप निर्णय लेते हैं तो आपके निर्णय स्वतः एकदम अच्छे तरीके से सामने होते हैं, जो उन लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। और यही जो ये इंसान इन सब चीज को सोच के निर्णय लेता है, वही आगे चलकर रोल मॉडल का रूप अदा करता है। जैसे अपने यहां बहुत है, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत वीर लोग हैं जिन्होंने देश के बारे में ऐसे सोचा और बहुत अच्छी पोस्टों पे रहे, पदों पे रहे और अच्छा काम किया। वहीं अस्थाई विकास के लिए स्मार्ट वर्क और बैलेंस लाइफ मॉडल अपनाना आवश्यक है। हम काम को अच्छा तो करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी लाइफ भी बैलेंस रहे। खुद के रिश्तों पर भी ध्यान दें, खुद पर भी ध्यान दें, उनके लिए भी समय निकालें। हम उनको ये एहसास ना होने दें कि हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम दुनिया से अलग हैं। सभी कल्चर का समय भी जरूरी है, समय और स्थान के साथ परिवर्तन जरूरी है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी रखना जरूरी है जो हमारे समाज को एक दूसरे के लिए बांधे रखा है। हमें ऐसी समाज की जरूरत नहीं है जो एक दूसरे को तोड़ ले, जो एक दूसरे के रिश्तों में कमजोरी ला दे, है ना। हमें उनको भी देखना ना। ना आधुनिक भारत में उत्पादन केंद्रित समाज के साथ साथ कल्याण केंद्रीय सोच का संशोधन ही सही मार्ग है। हमें उत्पादन को भी ध्यान में रखना है। हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमें परिवर्तित तो नहीं होना, परिवर्तन भी जरूरी है, लेकिन संतुलन भी जरूरी है। हम उन चीजों को न भूल जाएं जो हमारे लिए सकारात्मक है, हम उन चीजों को निकालें जो हमारे लिए नकारात्मक है, जो हमारे समाज के लिए नकारात्मक है, जो हमारे एक दूसरे के संबंधों के लिए नकारात्मक है ना। तो इन मुद्दों को चर्चा जितनी हम करनी थी, आप लोगों तक जो बात पहुंचानी थी, मैंने कोशिश किया। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन मुद्दों पे जरूर सोचेंगे। अपने इस दौर भरी जिंदगी में अपने 10 मिनट 5 मिनट उन लोगों के लिए जरूर निकालें जो आपके अपने हैं, जो आपको वहां तक पहुंचाने में दिन रात मेहनत किए, जो आपको इस स्थान पे देखने के लिए खुद का सपना बनाए हुए थे और अपना सपना डिस्ट्रॉय कर दिए। तो प्लीज इस पर ध्यान दें। और सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।